शैलेश यादव. This was about DG. Right. सर अभी सर मैं शैलेश यादव ANI से. अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद देखा गया है कि एग्जिट पोल जो हैं एकदम उल्टे रहे हैं या जो है एकदम गलत साबित हुए हैं. और इसको लेके पब्लिक में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल में तो सरकार इनकी बन रही है और नतीजा उल्टा है, उस पर EVM पे सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी शिकायत आपसे कुछ पार्टियों ने करी थी, जिनका एग्जिट पोल में ये था कि सरकार बन रही है और जब EVM का रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई. तो इस तरह के एग्जिट पोल को लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो आपकी तरफ से जो है बाहर नहीं आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इस पर. Last row, madam was raising the hand. Please. Yes. So just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituency by-polls. So it's Wayanad and Nanded, the two parliamentary constituencies voting, right? Yes. 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 There is a EP. There is a EP pending. Yeah. Gentleman in the yes. Please. Sir, I am Sandeep Rajgolkar from TV9 Marathi. मेरा सवाल ये है, जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अब मिले, अपोजिशन को भी मिले. उन्होंने मांग की थी, जो पार्टी अभी सरकार में है उन्होंने मांग की थी कि एक फेज में ही वोटिंग हो, और अपोजिशन ने तब टीका पर की थी उन पर कि 2 या 3 फेज में होना चाहिए. तो उनकी मांग थी इसलिए किया क्योंकि छोटा हो के भी झारखंड में वहां पे 2 फेज है और महाराष्ट्र में 1 ही फेज है. We have gentleman in the first row, please. गुड इवनिंग सर. सामने सर. मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूं सर. मेरा सवाल ये है कि EVM को लेके पहले भी आपने बयान दिया है, लेकिन एक बार फिर से EVM को लेके शिकायतें विपक्षी दलों ने हरियाणा को लेके की है, बैटरी को लेके शिकायत की गई है. तो आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ हम चुनाव करवाते रहें, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो EVM को लेके आपसे शिकायत करते हैं और इस बार बैटरी को लेके शिकायत की गई है? तो पहले इतने प्रश्न जवाब दे देता हूँ. पहला प्रश्न था DG महाराष्ट्र के बारे में. सो DG's अपॉइंटमेंट इन एनी स्टेट इज गवर्न्ड बाई द procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC. UPSC selects the person, and there is a Honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC. But however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2. And Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, exit polls के आने की वजह से, exit polls के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है. ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए. पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है. पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी
हम उसको गवर्न नहीं करते। जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट the associations, bodies which govern will do some self regulation, because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था वैसे। और जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कई सारी मांगे भी थी, और मांगों के कुछ विपरीत होगा, कुछ साथ होगा। किस तरह से देखें जो चुनावों का ऐलान हुआ है? देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बुधनी और विजयपुर। इस पर 13 नवंबर को वोटिंग के जो होगी, इस बात का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। और राजनीतिक दलों को भी मालूम था कि इसी महीने या चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार उनके नेता इन सीटों पर जाना शुरू कर दिए थे और लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहाल में मौजूद है, और वो वहां पर जो लोगों के साथ मेल मुलाकात करने पहुंचे हैं। और जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक भी कल हुई, संभावित नामों को लेकर भी चर्चा हुई। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो ये समझ रहे थे कि जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान होगा उसी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि 13 नवंबर को जितनी भी सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीट हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, या चाहे जिस भी राज्य की हो, सब जो चुनाव है वो 13 नवंबर को होने हैं। बेहद कम समय जो है वो बचा है राजनीतिक दलों के पास, क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1 महीने से कभी कम का समय है, और ऐसे में एक दिवाली जैसा एक महत्वपूर्ण त्योहार भी बीच में आएगा। तो अब देखना होगा कि राजनीतिक दल जो है उसको कैसे कितनी जल्दी कवर करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की मैं बात करूं तो जैसे ही ये सीट रिक्त घोषित की गई थी उसके बाद मध्य प्रदेश की जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। यानी मसलन वहां पर कितने नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं, वहां पर किस तरह के पोलिंग बूथ रहेंगे, पोलिंग पार्टियां कैसे बनेंगी, इस सब को लेकर जो है एक्सरसाइज जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी थी। और अब जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो निश्चित तौर पर इन दोनों सीटों पर आचार संहिता लागू हो गई है, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश चुनाव आयोग भी आवश्यक तैयारियां जो रह गई होंगी उनको भी पूरा करेगा, ताकि जो चुनाव है मध्य प्रदेश के उन्हें निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके। जी, ये तो तारीखों का ऐलान हुआ शैलेंद्र, पर यहाँ पर जैसे बुधनी की हम बात करें, हॉट सीट है, और यहाँ पर 2 नाम जो बार बार सामने आ रहे हैं, कार्तिकेय और दूसरा रमाकांत। क्या लगता है यहाँ पर फैसला लेना इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, परंपरागत तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सीट रही और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पिछले 2 चुनाव से उस इलाके में एक्टिव भी रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो लगातार अपने पिता के लिए प्रचार करते रहे, और न केवल उस इलाके में, हमने देखा कि चाहे वह ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या बिंद के इलाके हो, वहां भी प्रचार करने के लिए गए। हालांकि जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएगा। दूसरा जो नाम आपने लिया, रमाकांत भार्गव, जो विदिशा से सांसद थे, और उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जब
जब चुनाव लड़ा जाना था विदिशा से तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। तो यही कारण है कि उनकी दावेदारी भी जो है वो प्रबल मानी जा रही है कि हो सकता है जब उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया, उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया गया, तो हो सकता है उनको सीहोर जिले का जो बुधनी है वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाए। इसके साथ ही एक नाम जो है वो राजेंद्र पटेल का भी सामने आता है, क्योंकि राजेंद्र पटेल वो आदमी है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जब लोकसभा की इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के गए थे तब उन्होंने सीट छोड़ी थी। तो 2-3 नाम जो है जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि विजयपुर को लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा सस्पेंस जैसी स्थितियां है नहीं, क्योंकि देखिए जो लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान रामनिवास रावत जो कांग्रेस के सीनियर विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री के बना दिया गया। तो ऐसे में तब से स्पष्ट माना जा रहा था कि उनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। और कल भी जो चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, सहमति हुई है कि रामनिवास रावत जो है वो विजयपुर से चुनाव लड़ेंगे और बुधनी को लेकर 3 से 4 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा और पैनल जो है वो केंद्रीय आला कमान को भेजा जाएगा। और कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कहा कि हमने पैनल बनाकर दोनों ही सीटों के नामों को लेकर दिल्ली भेज दिया गया, वहां से जिसका भी नाम तय होगा वो पार्टी के लिए चुनाव मैदान में होगा। जी पर विजयपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बुधनी की तो हमने बात कर ही ली, विजयपुर की हम बात करें तो क्या लगता है रावत के सामने कौन होगा? चूंकि चुनाव जीता, फिर इधर शामिल हो गए, मंत्री बन गए, क्या उतना ही सपोर्ट, चूंकि हाँ परंपरागत सीट है, भले लंबे वक्त से वहां से जीतते आ रहे हैं, पर क्या इसका फायदा नुकसान हम देख सकते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद? क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आपको बात बताऊं कि 2013 में सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को करारी से कस दी थी और उसके बाद जब रामनिवास रावत जो बीजेपी में शामिल हुए उनको मंत्री बनाया गया तो कहीं ना कहीं सीताराम आदिवासी जो है वो नाराज नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जीवन भर इनसे लड़ते आए और वो आप उनको पार्टी में लेकर आ गए। इस तरह की बातें जो है उन्होंने मीडिया के सामने कही थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर संगठन की बात करें, उनको भोपाल तलब किया गया, उनसे मुलाकात की गई, उनसे बातचीत की गई, उसके बाद उनको आदिवासी जो आयोग है उसमें उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो बीजेपी में अगर जो नाराजगी के स्वर उठ रहे थे, बीजेपी ने उसको वहां पर खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरी अगर मैं बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस जरूर वहां संकट में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रामनिवास रावत वहां परंपरागत तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं, 6 से अधिक चुनाव उन्होंने वहां से लड़े हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता वहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार वहां एक्सरसाइज कर रही है और दावा कर रही है कि किसी कार्यकर्ता को वहां टिकट दिया जाएगा और वो जो रामनिवास रावत को हराने का काम करेगा, ये दावा जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। ठीक लौटूंगी। आकाश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश, आपके पास क्या जानकारी है? रायपुर दक्षिण उपचुनाव यहां पर होना है, अपडेट क्या है आपके पास? किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हम जी। आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? चुनाव की घोषणा हो चुकी। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। रायपुर दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट। आखिर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, तारीखों का ऐलान हो चुका है और उपचुनाव रायपुर दक्षिण में होने हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में लगातार मंथन चल रहा था कि उपचुनाव में टिकट किसको देना है और प्रत्याशियों को लेकर भी चयन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बात अगर भाजपा की करें तो दर्जनबद्ध दावेदार जो है वो भाजपा में आ रहे हैं। यहां पर मंथन भी शुरू हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो सूची सौंप दी गई है। अगले महीने चुनाव है नवंबर में, इसको लेकर जो है सारी तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी है। रही बात चयन प्रक्रिया की, जो प्रत्याशी किसको उतारना है, दावेदार कितने हैं, इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी, बीजेपी कार्यालय से सीधे जुड़े हैं, उन्हीं से ही चर्चा करेंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है, नवंबर में चुनाव होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है उपचुनाव, चूंकि ये सीट जो है दक्षिण का भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से परंपरागत सीट है और इस सीट जो अभी घोषणा हुई है चुनाव की नवंबर में होना है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारी कोर ग्रुप की चुनाव समिति की बैठकें हो गई है, लिस्ट बन गया है, दिल्ली को भेजे हैं नेतृत्व। लौटेंगे सहयोगी ममता भी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता के साथ टीएस एडेव भी मौजूद हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, पूर्व डेप्यूटी सीएम हैं। ममता, ओवर टू यू। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब क्या कहेंगे, डेट भी आ गई है। मैं
चुनाव आयोग के इस निर्णय से सहमत इस बात पे नहीं हूं कि जो चुनाव एक साथ होने चाहिए थे उसमें उन्होंने अलग अलग डेट्स दिए और पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया कि वो और अलग अलग पृथक प्रचार कर सके। हरियाणा में अलग, महाराष्ट्र झारखंड में अलग। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी मिली है अभी आपको? महाराष्ट्र में जी एक क्षेत्र में 7 जिले हैं शायद, वहां पर मनोनीत किया है, पर वो अपने जगह। ये लगता नहीं है कि फेयर चुनाव आयोग है, किसी को लाभ देने का प्रयास करता दिखता है ये चुनाव आयोग, लेकिन करनी ही थी घोषणाएं, अंततः ये हो गई। 20 तारीख को मतदान, झारखंड में 13 को और 20 तारीख को, और 23 तारीख को गिनती। जी, रायपुर दक्षिण जो उपचुनाव है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो जो सीट है दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गई। लोकसभा विधानसभा में बुरी तरह से कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस को भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो ऐसे में आपको लगता है कि तैयारी पूरी है? तैयारी है, टफ सीट है कांग्रेस के लिए। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार, मैं गिन नहीं पाऊंगा कितने बार से यहाँ से विधायक रहे, कभी हारे नहीं, और वो सीट अब उपचुनाव में आ रही है, तो टफ सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तैयार है बाबा साहब, लेकिन आपने कहा कि पहले ही कह दिया कि टफ सीट है, तो इसका मतलब ये मान करके चलें कि थोड़ी सी पार्टी जो है भीतर से एक तरह से कहें कि सरेंडर मोड पे है सीट को, चूंकि सरकार भी बीजेपी की है, फिर बृजमोहन अग्रवाल काफी लोकप्रिय भी वहां से रहे हैं, तो बीजेपी का गढ़ एक तरह से रहा है। सरेंडर मोड होता तो मैं ये कहता कि हम हारेंगे। हम तैयार हैं पूरी तरह से, अच्छे से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और ये वही सीट है जिसमें इसके पहले चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी 13 या 16 हजार सीट जीत पाए थे। लेकिन महंत रामसुंदर दास तो बुरी तरीके से हारे थे। हाँ, पर यानी कांग्रेस की उपस्थिति देखिए, कैंडिडेट और परिस्थिति के हिसाब से फर्क पड़ता है। ये चुनाव शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ, कोई रायपुर की ही बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की 20 ऐसी सीटें जिन्हें हम चिन्हांकित करते हैं, जहां 50% से ज्यादा शहरी आबादी है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जोड़ के अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 16 सीट कांग्रेस जीती थी, अब की 3 जीती। तो ये सफाया वाला कांग्रेस का शहरी क्षेत्र अब की मुझे नहीं लगता है कि स्थिति वो है जो 2023 में थी। बृजमोहन जी की एक अलग लोकप्रियता यहां रही है, और जिस तरह से बृजमोहन जी को निकाल के फेंक दिया गया, मैं शब्द वैसा नहीं इस्तेमाल करूंगा, दूध से निकाल के फेंक दिया, मुझे लगता है कि वहां के लोग जरूर इस बात से नाखुश भी होंगे और नाराज भी होंगे, होना चाहिए। नाराजगी की बात, आप ही के जो पूर्व मंत्री हैं वो बार बार ये दावा करते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को के साथ है, या ठीक ममता लगातार बने रहिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीओर से। प्रदीप, आपके पास क्या अपडेट है? तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट के रूप में बुधनी विधानसभा सीट मानी जाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कट्टर गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार सबसे अच्छा संकेत कांग्रेस के हिसाब से ये रहा कि इस बार कांग्रेस का फोकस चुनाव घोषणा होने से 3 महीने पहले से लगातार, बुधनी पिता लगातार 3 महीने पहले से बैठक कर रहे थे। उसका उदाहरण आज भी सामने आता है कि आज स्वयं अरुण यादव जो चुनाव समिति कांग्रेस के, वो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शैलेंद्र पटेल की टीम सुबह 11 बजे यहाँ पहुंच चुकी थी बुधनी के अंदर। उन्होंने जो है 3 मंडल के लोगों से रायशुमारी करी, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस बुधनी विधानसभा को लेकर लगातार अंदर ही अंदर काम किया है, और 3 नामों की पैनल इस समय बनाकर दिल्ली भेजी गई, जिसमें रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद, इसके बाद रघुनाथ भाटी और रवि मालवी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तीनों की पैनल बनाई गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि 3 पैनल में सबसे ज्यादा जो भारी नाम समझ में आ रहा है वो रमाकांत भार्गव है, क्योंकि रमाकांत भार्गव सहकारिता के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के बहुत बड़े सिपह सालार हैं और पूरे क्षेत्र से वाकिफ कुछ शाहगंज में निवास करते हैं, तो उनकी तैयारी इस समय लगभग पूरी दिखाई दे रही है। चर्चा किसके नाम पे सबसे ज्यादा वहां पर हो रही है, क्या लगता है? क्योंकि करीबी यहाँ पे रमाकांत भी हैं, गुरु प्रसाद शर्मा भी हैं, फिर कार्तिकेय का भी नाम सामने आ रहा है, अगर हम युवा चेहरे में देखें तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल अध्यक्षों ने पार्टी के संगठन को, हाईकमान को और दिल्ली हाईकमान लिख के भेजा कि कार्तिकेय सिंह चौहान को चुनाव यहां से लड़वाना चाहिए, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति है और
शायद वंशवाद को लेकर इस पूरे मामले में बुद्धनी विधानसभा का पेट फंसा हुआ है। इसीलिए 3 नामों की जो पेरेंट भेजी गई उसमें कार्तिक सिंह चौहान का नाम नहीं है। अब इन 3 में से ही कोई एक नाम का नाम फाइनल होना है, जिसमें यह माना जा रहा है कि रमाकांत भार्गव ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा करीब है, इसलिए उनकी संभावना ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 5 नामों का पैनल तैयार करके भेजा गया है। अब मेनली उनमें 3 नाम है, कार्तिकेय का नाम भी है, रमाकांत का नाम भी है, वहीं अगर हम बात करें गुरुप्रसाद शर्मा का भी नाम है, वो भी करीबी माने जाते हैं। क्या लगता है, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर? चूंकि करीबी यहाँ पर रमाकांत भी है, मजबूत पक्ष है यहाँ पर, वही उन्हें इनाम के तौर पर यहां से उतारा भी जा सकता है, और कार्तिक चूंकि नया चेहरा है, क्या लगता है नए चेहरे की और ज्यादा फोकस बीजेपी करेगी या पुराने पर ही यहां पर भरोसा जताएगी? और पुराने पर भी तो आखिर किस पर, क्या ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल देखिए, जिस बात का जिक्र सहयोगी प्रदीप कर रहे हैं कि बिल्कुल रमाकांत भार्गव का नाम जो है वो सबसे प्रबल दावेदारों में है, क्योंकि देखिए उस इलाके के दिग्गज नेता भी हैं और हाल ही में जिस तरीके से वो सांसद भी रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने टिकट छोड़ा था ना, शिवराज सिंह चौहान उस सीट से लड़े थे। देखिए कार्तिकेय चौहान की बात जरूर सामने आ रही है, हालांकि बीजेपी का कोई भी नेता खुले तौर पर ये नहीं कह रहा है कि कार्तिकेय चौहान की तरफ से कोई दावेदारी की गई है, लेकिन जो ग्राउंड के नेता है, जिस बात का जिक्र प्रदीप कर रहे थे कि मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या उसके आसपास के जो पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों की जरूर ये भावनाएं हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चूंकि लंबे समय से रहे, अब उनके बेटे जो है वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन जो जितना मैं समझता हूं संगठन कभी भी अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है कि वो फिलहाल कार्तिकेय चौहान को मैदान में नहीं उतारेगा, क्योंकि देखो वाई इलेक्शन का चुनाव है। दूसरा ये है कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने वहां से इस्तीफा दिया है, वो अब केंद्र में मंत्री भी बन गए, और जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगाती है, तो ऐसे में अभी बिल्कुल ये नहीं चाहा जाएगा कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ये सीट छोड़ी है और उसके बाद कार्तिकेय चौहान को अगर सीट जाती है तो सीधे सीधे तौर पर परिवारवाद का आरोप जो है वो कांग्रेस लगाने लगी। और यही कारण है कि बीजेपी यहां से अपने किसी जो जिम्मेदार कार्यकर्ता, जो बड़े कार्यकर्ता है, जो लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे थे, उनको जो है वो पार्टी में टिकट देने का काम कर सकती, चाहे वह रवि मालवीय जो जिलाध्यक्ष के तौर पर हो या भाटी का रघुनाथ भाटी का नाम जो है वो भी हो सकते हैं, और रमाकांत भार्गव भी सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। अब जब तीनों का नाम जो है वो दिल्ली भेजा गया, अब देखना होगा कि उन 3 नामों में से आला कमान किसके नाम पर फैसला करता है। वाकई फैसले का इंतजार तो करना होगा शैलेंद्र। पर देखिए गौर करने की बात यह भी है कि क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान इतना इंतजार करने के मूड में होंगे? चूंकि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, अब ये उपचुनाव हो रहे हैं, इसके बाद बहुत लंबा समय होगा। चूंकि 2 विधानसभाओं से, लोकसभा से कार्तिकेय बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए हैं, तो क्या इस पर विचार विमर्श हो रहा होगा या इतना ज्यादा नहीं? फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या माने, रमाकांत ही होगी या टक्कर में ये दोनों चल रहे होंगे? देखिए मैं बताऊं जो 3 नाम जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वह रवि मालवीय की बात हो, रघुनाथ भाटी की बात हो या रमाकांत भार्गव, ये 3 नाम जो है वो सबसे अधिक चर्चा में हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की जो राय है वो बेहद खास रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वो कहेंगे या जो वो चाहेंगे उस हिसाब से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 नाम है, इन्हीं में से संभवतः एक नाम जो है वो सामने आ सकता है। हालांकि ये बीजेपी है, बीजेपी कई बार इतने चौंकाने वाले फैसले लेती है जिसको देखकर खुद उनके कार्यकर्ता भी कई बार दंग रह जाते हैं। देखिए हमने कई बार ऐसा देखा है कि बड़े बड़े निर्णय जो है वो बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाना भी शायद बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में जिन 3-4 नामों को लेकर चर्चा हुई, वो यही नाम है कि रमाकांत भार्गव होंगे, उसमें रवि मालवीय है और रघुनाथ भाटी जो है, ये सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। और देखिए अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसके नाम पर अंतिम मोहर लगती है। हाँ, ये बात तो वाकई देखने वाली बात होगी शैलेंद्र। पर बात यहाँ पर ये भी है, रमाकांत का जिस तरह से नाम आगे चल रहा है, पर यहाँ पर नाम जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, रघुनाथ सिंह भाटी का, चूंकि ये विश्वास पात्र कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो ये बहुत करीबी भी हैं, विश्वास पात्र भी हैं, साथ ही साथ एक तो मालवीय वर्ग से आते हैं, बड़ा वोट बैंक भी यहाँ पर है। तो इस पर भी क्या वोट बैंक को देख करके आगे बीजेपी बढ़ेगी या हम ये माने कि चॉइस जो शिवराज सिंह चौहान की रहेगी उसको लेकर के आगे बढ़ेगी? देखिए बुधनी में जो है जातिगत समीकरण साधने की मुझे लगता है बीजेपी को कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार से वो लगातार जीत रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। हमने देखा कि अरुण यादव भी वहां पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने, और भी कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन जो है सुनिए शैलेंद्र, पर बात यहाँ पर यह है ना कि बदलाव यहाँ पर यह है कि अब शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे उनके सामने, दूसरा कैंडिडेट होगा।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बीजेपी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वहां कैंडिडेट कम और पार्टी ज्यादा चुनाव लड़ती है, संगठन वहां चुनाव लड़ता है। मैं वही आपको बता रहा था कि पिछले चुनाव का जितना मुझे ध्यान है, शिवराज सिंह चौहान बहुत कम ही बार बुधनी गए होंगे। वो पूरे मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे थे, लेकिन बुधनी उनका जाना कम हुआ। लेकिन जब नतीजे आए तो 1 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव जीते थे। ये बात अलग है कि साधना सिंह की बात हो या जिसका आप बार बार जिक्र करें कार्तिकेय चौहान, वो भी लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम थे और उनके नाम पर ही वहां पर बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती रही है। लेकिन जिस तरीके से जो पिछले कई सालों से वहां पर खासकर उस विधानसभा में कार्यकर्ता गढ़ने का काम किया है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही।